हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 15। ग्रुप 15 की हैलाइड्स को आज हमें देखना है। हमने अभी तक देखा था हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15। अब हैलाइड्स सीखेंगे तो जैसे हमने पहले किया था वैसे अभी हमें करना है। तो आपको अभी तक इतनी बात समझ में आ गई होगी, अगर हम हैलाइड्स की बात कर रहे हैं, ग्रुप 15 एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो ग्रुप 15 एलिमेंट की पॉजिटिव, आपको अगर मैं कहूँ, उनकी सभी की एक कॉमन जो ऑक्सीडेशन स्टेट है जो पूरे में एक जैसी चलती है, वो क्या है? वो है +3। तो हमेशा हम क्या लिखते हैं? इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को +3 लिखते हैं, है ना। और अगर हम बात करें हैलाइड्स की, जब हमें हैलाइड से बॉन्ड बनाना है तो हैलाइड की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1, है ना। तो कभी भी जब भी हमें देखना है कि वो बॉन्ड बना करके उनका जो भी कंपाउंड वो बनाएंगे वो कितना होगा, तो हमें हमेशा पता होना चाहिए उन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसे ही मैंने आपको पिछली वीडियो में बनाया था, आपको कभी भी ऐसे लगता है कि आप इन दोनों का बॉन्ड नहीं बना पाएंगे तो हमेशा दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट को याद करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना और आपके पास अपने आप ही ये बन जाएगा। ये देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, m का हो जाएगा 1 और x 3 हो जाएगा, तो mx3 इसकी हो जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट। सिंपल, ओके। तो हैलाइड्स यानी कि mx3 के फॉर्म में होंगे, यानी कि यहाँ पे m जो है कोई भी मेटल या फिर जो भी आपके पास एलिमेंट है वो होगा, और x यहाँ पे है आपकी हेलोजन, जो भी हेलोजन होगा यहाँ पर, है ना। तो एग्जाम्पल अगर हम इसका ले तो एग्जाम्पल है यहाँ पर NCl3, और अगर हम PCl3 भी लिख ले तो ये भी सही होगा, है ना, क्योंकि दोनों के पास ऑक्सीडेशन स्टेट 3 जो है दोनों में ही बहुत ज़्यादा अच्छी है, स्टेबल है ना। अब अगर हम देखें, जैसा हमने हर किसी में देखा है, सबसे पहले हमने उसकी शेप देखी है, हाइब्रिडाइजेशन देखी है ना। तो एक बार हम क्या करेंगे, फटाफट से ग्रुप 15 एलिमेंट्स की शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं। तो हम देखेंगे शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन, तो PCl3 का लेंगे हम। देखिए, क्योंकि सभी में कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? PCl3 की ऑक्सीडेशन स्टेट लेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे इसकी हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले देखिए, एक हमारे पास P है तो A, और उसके बाद यहाँ पर बॉन्ड इसके पास कितने होंगे? सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, डायग्राम बना के इसको और ज़्यादा क्लियर कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले PCl3 का हम डायग्राम बनाएंगे। हम जानते हैं P के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इसके पास, 3 तो इसके पास बॉन्ड है Cl के पास, तो 2 इसके पास बच गए, और जो बचा हुआ हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? लोन पेयर, है ना। जो किसी भी बॉन्ड मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है तो उसे हम बोलते हैं लोन पेयर। तो यहाँ पर एक लोन पेयर है और एक P है, और 3 यहाँ पर हमारे पास क्या है? यहाँ पर जिसके साथ में बॉन्ड बनाया है वो 3 है। तो यहाँ पर इसकी देखिए, इसे हम लिख सकते हैं AB, A यानी कि एक फॉस्फोरस, B यानी कि 3 इसमें बॉन्ड बनाए हैं 3, और एक लोन पेयर है तो AB3 इसकी कन्फिग्रेशन हो जाएगी। समझ में आ गई मेरी बात? अगर हमें इसका निकालनी है हाइब्रिडाइजेशन, तो हम कैसे निकालेंगे इसकी हाइब्रिडाइजेशन? अगर हम यहाँ पर देखें इसके बॉन्ड्स, सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे? यहाँ पर 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे। मैंने आपको बताया है कि हाइब्रिडाइजेशन में किसी को भी दिक्कत होती है, सिंपल आप क्या करना, उसके बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर को हमेशा कैलकुलेट कर लेना, तो आपकी जो भी आपके पास हाइब्रिडाइजेशन होगी वो निकल के आ जाएगी। ठीक है, देखिए, बॉन्ड पेयर यहाँ पर हैं 3, ठीक है, 3, और लोन पेयर यहाँ पे 1 है, यानी कि 4 है। तो आपको ऐसे करना है, ऐसे समझना है कि ये 4 क्या हैं? ऑर्बिट्स हैं, ऐसे समझना है आपको। ठीक है, तो आप S के पास कितना ऑर्बिट होता है? एक ही होता है, तो यहाँ पर हम एक ही फिल कर सकते हैं। उसी तरह P के पास 3 ऑर्बिट होता है, तो हम यहाँ पे 3 फिल कर सकते हैं, ऐसा आप समझना। और S जो है, S में हमेशा 1 रहेगा, P में 3 रहेगा, दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पे 4 यहाँ पे बन जाएगा, जो कि क्या है? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर है ना। ऐसे करके आपको इसकी हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाएगी, यानी कि sp3 है। वैसे आपको देख के ही पता चल गई होगी sp3 है। ओके, तो sp3 है। अब इसका हम देखेंगे इसका शेप कैसा है। देखिए, आपको कैसे दिख रहा है ये शेप? बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने पहले देखा था, पिरामिडल और डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। ठीक है, पिरामिडल शेप लिख लीजिए, इसका शेप है इसका पिरामिडल, या फिर डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल है ना, क्योंकि देखिए टेट्राहेड्रल होता, बट यहाँ पे क्या है? लोन पेयर आ गया है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, है ना। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम देखेंगे पेंटाहेलाइड्स, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ PCl3 थोड़ा ना बनेगा, इनकी +5 भी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है
स्टेबल है। तो हम PCl5 का भी देखेंगे यहाँ पर। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो भी मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5, खुद बनाइए इसका। और हैलाइड क्या है -1, क्रॉस मल्टीप्लाई MX5। एग्जाम्पल्स आर PCl5, AsCl5 एट्सेट्रा। समझ में आ गई मेरी बात। अब हम देखेंगे इसकी शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन। ये भी बिल्कुल वैसे ही रहेगी जैसे हमने अभी तक देखी थी, बस यहाँ पर क्योंकि 5 आ गया है तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि चेंज तो है ना। तो अब देखेंगे हम यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका। PCl5 जैसे कि हमने ले लिया है, क्योंकि PCl5 में आप जानते हैं कि P में ज़्यादा स्टेबल होती है, तो हम PCl5 में ले रहे हैं +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो यहाँ पर एक PCl5 अगर हम बनाएंगे तो PCl5 को अगर हम देखिए 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं P के पास आउटर मोस्ट में, पाँचों यहाँ पे Cl ने यहाँ पे घेर रखे हैं, यानी कि पाँचों से उसने बॉन्ड बना रखा है। तो यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रक्चर कैसा बनता है, हमेशा ऐसे ऐसे। हमेशा हम क्या बनाते हैं, जब भी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमेशा एक ट्राइंगल टाइप बनाते हैं, और यहाँ पर फिर क्या होता है, इस तरह से बॉन्ड होते हैं, है ना। इस तरह से ये वाले जो बॉन्ड होते हैं ना, ये लंबे होते हैं, ओके। और अगर हम यहाँ पे Cl की अरेंजमेंट देखें तो हर जगह यहाँ पे क्या होगा, Cl होगा, पाँचों बॉन्ड से Cl अटैच होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अगर हम इसका देखें, यहाँ पर क्या है, एक P है, पाँचों क्या है, Cl है, 5 बॉन्ड पेयर, लोन पेयर नहीं है, तो AB5 इसकी कन्फिग्रेशन हो जाएगी यहाँ पर। अब ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, खुद निकालिए फटाफट, मैं वेट कर रही हूँ। देखिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए यहाँ पे क्या होगा, हम लेंगे सिंपली, यहाँ पर लेंगे हम, यहाँ पर देखिए पूरे कितने हैं, मैंने आपको बोला था जितने भी लोन पेयर हैं, और यहाँ लोन पेयर तो है नहीं, सिर्फ बॉन्ड पेयर है, 5 हैं, तो पाँचों को हमें फिल करना है एज ऑर्बिट्स, ठीक है। ऐसा समझना है कि ऑर्बिट्स हैं वो, ठीक है। और ये तीनों के तीनों कैसे हैं, जो बचे हुए Cl हैं ये एक्सेस की तरफ है, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, एक्सियल बॉन्ड्स, इन बॉन्ड्स को। और यहाँ पे ये जो है इक्वेटोरियल है, क्योंकि वो इक्वेटर की तरफ है, इसीलिए हम इसे इक्वेटोरियल बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको, आपने ये पढ़ा होगा, ओके। तो यहाँ पर जो रीज़न होता है कि ये जो इनके सारे के सारे जो बॉन्ड है, सिंपल ऐसे भी तो हो सकते थे ना, ये देखिए ऐसे सिंपल इक्वल लेंथ के हो सकते थे ये आराम से, है ना। तो प्रॉब्लम क्या आई, प्रॉब्लम ये आई कि मैंने आपको बताया था जब दो एक जैसी चीज़ें होती हैं तो वो हमेशा रिपेल करती हैं, है ना। दो एक जैसे माइंड के लोग होंगे तो वो हमेशा रिपेल करेंगे, है ना, ऐसा होता है। तो यहाँ पर भी क्या है, दो बॉन्ड पेयर्स हैं, है ना। तो यहाँ पर इनके बीच में भी क्या होगा, रिपल्शन हो जाएगा, और रिपल्शन की वजह से ये वाला Cl जो होगा ये दूर चला जाएगा और ये भी दूर चला जाएगा। इसीलिए जो इनकी लेंथ होती है, यानी कि इक्वेटोरियल की लेंथ कंपैरेटिवली एक्सियल वालों की उससे ज़्यादा होती है ना। तो यानी कि जो मैं कह रही हूँ कि इक्वेटोरियल वाले जो है दूर चले जाएंगे, तो इससे क्या होगा, इसका अल्टीमेटली इनकी लेंथ जो होगी बॉन्ड की वो बढ़ जाएगी। और इसीलिए यहाँ पर इन तीनों की जो अगर हम देखें, तीनों की जो होती है छोटा रहता है उनका बॉन्ड Cl की, और जो दोनों हैं इनकी लंबी होती है। इतनी सी बात है। तो ये हुआ किस वजह से, ये हुआ इसके जो सिमेट्री, इसकी जो शेप है उसके वजह से हुआ, है ना। तो शेप की वजह से हुआ है, ट्राइगोनल पिरामिडल का शेप है, मैंने आपको बताया यहाँ पे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इसका शेप है। इसके वजह से इसका जो ये इसके जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रिपेल कर रहे हैं, 3 इक्वेटोरियल वाले बॉन्ड्स जो हैं रिपेल कर रहे हैं एक्सियल बॉन्ड से। S में एक ऑर्बिट, P में 3 ऑर्बिट्स, तो अभी बचे कितने, 3 यहाँ हो गए, एक यहाँ पे, एक D में, ठीक है। तो sp3d यहाँ पर हो जाएगा ये हाइब्रिडाइजेशन। अब इसका शेप देखते हैं, शेप कैसा दिख रहा है आपको, शेप देखिए यहाँ पर इसका शेप कैसा दिख रहा है, ये क्या है, एक ट्राइगोनल शेप दिख रहा है ना। और आप कह सकते हैं इसे बाई पिरामिडल, हम इसे क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इसे हम कहते हैं, ठीक है। ये देखिए ट्राइगोनल, क्योंकि ये ट्राइंगल जैसा भी है और पिरामिड जैसा भी है, बाई पिरामिड से यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको, बाई पिरामिडल, ओके। तो इसका शेप हो जाएगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ओके। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। तो आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा दैट PCl5 में यहाँ पे ये वाले बॉन्ड जो लंबे हैं, ठीक है, मैंने आपको बोला यहाँ पे लंबे हैं होते हैं, और यहाँ पर जो बचे हुए 3 Cl के बॉन्ड हैं ये छोटे होते हैं, ठीक है। मैंने आपको रीज़न नहीं बताया क्यों होते हैं ऐसा, वैसे आपको पता होगा, अगर आपको नहीं बताया तो ये क्वेश्चन आंसर फॉर्म में हम कर रहे हैं। वाई ऑल बॉन्ड्स इन PCl5 आर नॉट ऑफ इक्वल लेंथ, तो इक्वल लेंथ के क्यों नहीं होते हैं, उन्हें इक्वल लेंथ का होना चाहिए।
यहाँ पर मेरे पास एक बहुत अच्छा सा डायग्राम है जिससे आप ये वाला क्वेश्चन जो है ना अच्छे से समझ जाएंगे। यहाँ देखिए, ये रहा आपके पास PCl5 का स्ट्रक्चर है, तो ये P है और ये Cl है, ये भी Cl है, ये भी Cl है और ये भी Cl है और ये भी Cl है। ठीक है, आप समझ में आ रही है आपको? यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे 3 बॉन्ड एक साथ हैं, ये वाला है ना, 3 Cl जो हैं एक साथ हैं और देखिए कैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ट्राइंगल जैसा। ट्राइंगल भी कैसा, इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल जैसा ये बना रहे हैं। देखिए ये बात हमें कैसे पता चली? ये बात हमें ऐसे पता चली जब हमने इनका निकाला बॉन्ड एंगल, तभी बॉन्ड एंगल जो है सभी का सेम आ रहा था। ठीक है, तो हमने इससे बॉन्ड एंगल निकाला इनका, तो बॉन्ड एंगल बिल्कुल जो आ रहा था वो आ रहा था 120। ठीक है, 120 डिग्री था। और जब ऐसा बॉन्ड एंगल रहता है तो इसका क्या मतलब होता है हमेशा, कि वो क्या होगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। इतनी बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर तो ये हमेशा 90 होगा। ठीक है, ये तो 90 डिग्री होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए 120 डिग्री यहाँ पर जब आया तो हमें इतनी बात समझ में आ गई ये क्या, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इसीलिए हमने इन तीनों को, जो Cl की पोजीशन है जो एक प्लेन में, ये देखिए एक प्लेन में है, और ये वाला जो क्लोरीन है और ये वाला क्लोरीन है, ये प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे है, यानी कि ऊपर वाली एक्सेस और नीचे वाली एक्सेस में, तो इसलिए इन्हें एक्सियल बॉन्ड्स कहते हैं। और क्योंकि ये जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरह, तो इसे हम कहते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड्स। ओके, और इन्हें हम कहते हैं एक्सियल बॉन्ड्स। अब ऐसा क्या हुआ होगा कि जो हमारे पास एक्सियल बॉन्ड्स, इनकी लेंथ जो है और बड़ी होती है और इनकी जो होती है छोटी होती है। तो ये इसका रीज़न ये है कि जब बॉन्ड पेयर साथ में आते होंगे तो तब यहाँ क्या होता होगा, रिपल्शन। तो हम इतनी बात जानते हैं कि अगर जो दो चीज़ें अगर एक जैसी होती है तो रिपल्शन में होता है। तो यहाँ पर भी क्या होता होगा, बॉन्ड में बहुत ज़्यादा रिपल्शन होता होगा। यहाँ पे देखिए तीनों तरफ से यहाँ पे इसको रिपल्शन फेस करना पड़ता होगा। तो इसलिए क्या हो जाता है, यहाँ पर इसकी जो पोजीशन होती है वो लंबी हो जाती है, और ये जो यहाँ पे क्लोरीन है, ये वाला बॉन्ड जो होता है ना, एक्सियल बॉन्ड, ये जो होता है लंबा हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर 3 जो बॉन्ड्स हैं क्लोरीन के जो प्लेन में हैं, यानी कि आप जिन्हें कह रहे हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, ये जो होते हैं इनकी पोजीशन, इनके छोटे होते हैं बॉन्ड्स, और ये प्लेन में रहते हैं। और जो आपके पास ऊपर और नीचे आपको एक्सियल बॉन्ड्स दिख रहे हैं, ये लंबे होते हैं क्योंकि यहाँ पर रिपल्शन हो रही है। रिपल्शन की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से यहाँ पर क्या होता है, इनकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है। तो यही सिंपल सा रीज़न। तो अब हम इसका रीज़न पढ़ेंगे, दैट दिस इज़ बिकॉज PCl5 हैज़ अ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट जो है हमें बताना होगा उन्हें कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल्स की शेप है, इन विच देयर आर 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। यानी कि कभी भी अगर आपके पास ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप आ जाए तो हमेशा याद रखना है ये जो होते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं और ये क्या होते हैं, एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, and 2 axial bonds due to electronic repulsions, axial bonds are found to longer than that of equatorial bonds। तो यानी कि क्या होता है कि यहाँ पर सबसे मेन चीज़ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के वजह से जो आपके पास एक्सियल बॉन्ड है और आपके पास इक्वेटोरियल बॉन्ड है, उनकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, और उसके वजह से क्या होता है, जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं वो लंबे हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, और उनकी लेंथ जो होती है इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ। अब देखेंगे हम एक और क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन जस्टिफाई दैट ऑल बॉन्ड्स इन PCl5 आर नॉट इक्वल। तो PCl5 के सारे बॉन्ड जो होते हैं इक्वल नहीं होते हैं। हमें केमिकल रिएक्शन की हेल्प से समझाना है। अभी तो हमने सिंपल समझाया कि इनकी बॉन्ड पर जो भी रिपल्शंस होती है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होती है, उसकी वजह से क्या होता होगा, उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है। अब अगर हमें किसी रिएक्शन से आपको समझाना हो कि उसकी जो लेंथ होती है वो अलग अलग होती है, तो आप कैसे समझाएंगे? बहुत डिफिकल्ट है, नहीं है। ये रिएक्शन हमने पहले भी कर रखी है। देखिए PCl5 को अगर हम हीट कर दें, हीट करने के बाद PCl5 किस में टूटता है, हमेशा 2 चीज़ों में टूटता है, वो होता है PCl3 और Cl2 हमेशा। जिसमें यहाँ पे PCl3 यहाँ पे सिंपल दिखा रहा है, ये कौन से वाले हैं, ये सब है इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, और ये Cl2 वाले कौन से एक्सियल बॉन्ड्स है, जो कि क्या हो गए, सेपरेट हो गए हैं, है ना। तो अगर ये जो तीनों के तीनों बॉन्ड्स होते हैं वो अगर सबके सब साथ होते तो वो ऐसे अलग थोड़ी ना होते, उनकी बॉन्ड लेंथ जो होती, स्ट्रेंथ जो होती बहुत ज़्यादा होती। मगर Cl2 वाले जो हैं आपके पास, क्योंकि वैसे ही वो रिपेल कर रहे हैं उसे, तो वो चाहेंगे कि वो क्या हो जाए, उस बॉन्ड से ही टूट जाए, तो आराम से वो टूट जाएंगे और PCl3 और Cl2 अलग अलग हो जाएंगे। तो इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि जो PCl3 वाले हैं ये सब के सब क्या है, इक्वेटोरियल हैं, और ये Cl2 वाले क्या हैं, एक्सियल बॉन्ड से, जो कि सेपरेट हो गए हैं अभी। ओके, तो अभी हमारे पास एक और क्वेश्चन है, NF3 is an
एक्सोथर्मिक वाइल NCl3 इज एन एंडोथर्मिक कंपाउंड। तो NCl3 जो है एंडोथर्मिक है और NF3 एक्सोथर्मिक है। सबसे पहले एक्सोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक क्या होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। देखिए, एक्सोथर्मिक वो होता है जिसमें हीट जो होती है, एक्सो यानी कि बाहर, हीट जो होती है बाहर इवॉल्व होती है। ओके, हीट इवॉल्व होती है, उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक वो होती है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है ना। एंडो यानी कि अंदर की तरफ आ रही है, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जा रही है, एब्जॉर्ब हो रही है उसमें। तो एंडोथर्मिक कंपाउंड वो होगा जिसमें जो भी आपके पास हीट है, वो हीट जो एब्जॉर्ब हो रही होगी, अगर वो ज़्यादा हो रही होगी तो उसे हम एंडोथर्मिक बोलेंगे। और एक्सोथर्मिक हम उसे बोलेंगे जिसमें हीट जो इवॉल्व हो रही है वो ज़्यादा होगी कंपैरेटिवली जितना एब्जॉर्ब हो रही है। एब्जॉर्ब भी हो रही होगी, इवॉल्व भी हो रही होगी, मगर अगर हम इसको कंपेयर करें, अगर हम देखें जो चीज़ ज़्यादा हो रही है, यानी कि अगर इवॉल्व ज़्यादा हो रही होगी, थोड़ा एब्जॉर्ब भी हो रही होगी, बट इवॉल्व ज़्यादा हो रही तो हम उसे बोलेंगे एक्सोथर्मिक। और अगर एब्जॉर्ब कम ज़्यादा हो रही होगी तो उसे हम कहेंगे एंडोथर्मिक। तो यही रीज़न होता है कि जो NF3 होता है उसमें क्या होता है, वो इवॉल्व ज़्यादा करता है हीट को और एब्जॉर्ब कम करता है। और उसी तरह NCl3 में क्या होता है, NCl3 में वो जो हीट होती है उसको एब्जॉर्ब ज़्यादा करता है और इवॉल्व कम करता है, इसीलिए वो क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है। और यही रीज़न यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, दिस इज बिकॉज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ NF3 हीट इवॉल्व इज ग्रेटर देन हीट एब्जॉर्ब्ड, while during formation of NCl3 heat absorbed is greater than heat evolved। तो जब रिएक्शन हुई होगी तब हमने देखा कि हीट जितनी यहाँ पर निकली और जितनी हमने एब्जॉर्ब करी उसका जो रेशियो था वो हमने दोनों में कैलकुलेट किया, तो हमें पता चला कि NF3 के केस में इवॉल्व ज़्यादा हुआ और जो एब्जॉर्ब है वो कम हुआ है, मगर NCl3 के केस में एब्जॉर्ब ज़्यादा हुआ और इवॉल्व कम हुआ। और इससे हमने हमने इसमें हम इस रिजल्ट पे आए कि NF3 जो है एक्सोथर्मिक होता है और एंडोथर्मिक NCl3 होता है। ओके, तो आज जो है हमारे पास क्वेश्चंस ही हैं सिर्फ, तो क्वेश्चंस करेंगे, इन्हें बहुत इंटरेस्टिंग बनाएंगे मैं आपके लिए, क्योंकि ये जब समझ में आएंगे तो ये अपने आप ही इंटरेस्टिंग हो जाएंगे। ठीक है, सो व्हाई डज PCl3 फ्यूम्स इन मॉइस्चर। तो PCl3 जो होता है उसकी जो फ्यूम्स होती है सिर्फ मॉइस्चर में क्यों दिखाई देती हैं, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो इसे जो है हम एक रिएक्शन से समझेंगे। PCl3 का रिएक्शन हम मॉइस्चर बोला है तो सिंपल सी बात है, मॉइस्चर बोला है तो इसका मतलब वाटर के साथ रिएक्शन कराना है। ठीक है, ऐसा होता तो आपको खुद ही समझना है, यहाँ पे PCl3 अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो कुछ ऐसा होगा जिससे कि फ्यूम्स निकल रही होंगी, है ना। तो जब इनका रिएक्शन होता है PCl3 और वाटर का, तो यहाँ पर एक कंपाउंड बनता है H3। देखिए, H जो होते हैं P और O के साथ हमेशा एक स्टेबल प्रोडक्ट बनाते हैं अपना H3PO3। ठीक है, और ये जो होता है बचे हुए जो हमारे पास हाइड्रोजन और क्लोरीन है, ये मिलकर के अपना बनाते हैं स्टेबल प्रोडक्ट HCl गैस। और आप जानते हैं HCl एक गैस है तो उसकी फ्यूम्स निकलेंगी। ठीक है, फ्यूम्स निकलेंगी और यही जो फ्यूम्स होती हैं वही दिखाई देती हैं PCl3 में। तो जब भी मॉइस्चर होता है PCl3 में तब हमेशा क्या दिखाई देती है, हमें फ्यूम्स दिखाई देती हैं, यही रीज़न है इसका। ठीक है, तो अगर मैं यही क्वेश्चन अगर मैं बोलूँ PCl5 के लिए तो आंसर बिल्कुल यहाँ पर भी सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बस थोड़ा सा आपको बैलेंसिंग जो होगी यहाँ पर अलग होगी, बट बाकी जो चीज़ें होंगी यानी कि HCl फॉर्मेशन यहाँ पर भी सेम होगा। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे PCl अगर 5 होता है, यहाँ पर PCl5 अगर वाटर से रिएक्ट करता तो एक चीज़ होती है अलग होती, बाकी तो सब सेम होता। बट अब रिएक्शन दे रहे हैं तो आप समझिए यहाँ पे जब P जो होता है H, P और ऑक्सीजन यहाँ पे मिलते हैं तो यहाँ पर बनता है H3PO4। ठीक है, H3PO4 बनता है और बाकी तो HCl ही बनता है, इसकी ही फ्यूम्स निकलती हैं, बस डिफरेंट यहाँ पे है H3PO4 और यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंसिंग जो होगी अलग आएगी ऊपर के कंपैरेटिवली। ऊपर में बैलेंस नहीं किया था, आप चाहे तो बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, मगर P ब्लॉक एलिमेंट जो है आपको यहाँ पे बैलेंस करनी पड़ेगी रिएक्शन। और अगर हम ऑर्गेनिक वगैरह पढ़ रहे थे तो वहाँ पे उतनी जो है ज़रूरत नहीं थी बैलेंसिंग की, बट यहाँ पर जो है बैलेंस करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब हम देखेंगे राइट बैलेंस इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिटिक रिएक्शन ऑफ PCl5 विद हैवी वाटर। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, PCl5 का हाइड्रोलिटिक रिएक्शन से मतलब समझ में आ गया कि आपको वाटर के साथ इसका रिएक्शन करवाना है। हैवी वाटर क्या होता है, हैवी वाटर हमने पढ़ा हुआ है कि ये क्या होता है, D2O को हम बोलते हैं हैवी वाटर। और ये जो D होता है यहाँ पर वाटर, यहाँ पर जो D होता है ये हाइड्रोजन ही होता है, बट ये इसका एक आइसोटोप होता है ड्यूटेरियम, है ना, और इसके लिए हम इसे हैवी वाटर कहते हैं। तब हम शो करेंगे रिएक्शन D2O की रिएक्शन शो करनी है हमें PCl5 के साथ। तो देखिए क्या होगा,
PCl5 के साथ हमें D2O की रिएक्शन शो करनी है, तो कुछ अलग थोड़ी ना होगा इसमें, है तो ये वाटर ही, सेम रिएक्शन होगी। यहाँ पर जो D और Cl हैं दोनों मिल करके अपना DCl यानी जैसे HCl होते हैं तो HCl बनाते हैं और बचे हुए PO और यहाँ पर आपके पास P जो है आपके पास ऑक्सीजन और ड्यूटेरियम के साथ मिलकर के अपना जैसे H3PO4 बनता था, जैसे मैंने आपको बताया है ना, तो उसी तरह यहाँ पर भी बनेगा कि PCl5 में हमेशा बनेगा H3PO4, PCl3 होगा तो H3PO3, 3 समझ में आ रहा है आपको मेरी बात। तो इसी तरह से हमेशा क्या हमें आपको देखना है कि जितना भी आपके पास PCl3 होगा, Cl होगा, उतना ही ज़्यादातर क्या होगा, ऑक्सीजन का अमाउंट बनेगा। बाकी तो H3 बनता है, H3 और P बनता है, तो H3PO3 बनेगा और PCl5 आएगा तो H3PO4 बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर PCl5 है तो यहाँ पे क्या बनेगा, D3, जैसे H3 था तो वहाँ पर D3 हो जाएगा, D3PO4। और यहाँ पर देखिए 5, यहाँ पर अगर हम बैलेंस कर लें तो बैलेंस करने के बाद 5D, क्योंकि यहाँ पे Cl5 है ना, तो यहाँ पे D के जो D और Cl जो है वो भी 5 निकलते हैं, 5DCl निकलते हैं। सेम यहाँ पर भी रिएक्शन सेम रहेगी। यहाँ पे आपको ये नहीं सोचना है तो हैवी वाटर है तो वाटर ही, तो वाटर के साथ रिएक्शन तो हमेशा सेम ही रहेगी ना, तो यहाँ पर यही रहेगा, HCl की फ्यूम्स यहाँ पर भी निकल के बाहर आ जाएंगे। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई पेंटाहेलाइड्स ऑफ ग्रुप 15 आर मोर कोवेलेंट देन देयर ट्राइहेलाइड्स। और इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से बोल सकते हैं, वाई PCl5 इज़ मोर कोवेलेंट देन PCl3। तो जो उनकी पेंटाहेलाइड्स होती हैं वो जो होती हैं ज़्यादा कोवेलेंट होती हैं, और जो ट्राइहेलाइड्स होती है वो कम होती है कंपैरेटिवली पेंटाहेलाइड्स के। तो ये इसका रीज़न क्या होगा, देखिए जो PCl5 है, PCl5 में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, यहाँ पर इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 भी हो सकती है, +5 भी हो सकती है, ठीक है, यानी कि +5 में अभी तो वो उसकी है, मगर +3 भी उसकी हो सकती है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो दोनों हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। मगर अगर हम बात करें PCl3 की, तो PCl3 में जो है सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, वो होगी +3, ठीक है। तो यानी कि जहाँ ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होंगी वहाँ पे ज़्यादा कोवेलेंसी हमें दिखाई देगी, है ना। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है, जो PCl5 होता है उसके पास हमें दो ऑक्सीडेशन स्टेट दिख रही है, ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिख रही है। इसके वजह से यहाँ पर क्या होता है, उतनी ही ज़्यादा जो होगा हमारे पास जो फॉस्फोरस है, सेंट्रल एटम है, तो उसकी कोवेलेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी। क्यों होगी ज़्यादा, क्योंकि उसके पास ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है कंपैरेटिवली PCl3 के, ठीक है। तो PCl3 जो है वो बहुत कम कोवेलेंट होगा PCl5 के सामने, यही बात हमने यहाँ पे लिखी हुई है। इन PCl5 P has +3 and +5 oxidation state respectively. Higher the oxidation state of the central atom, greater is the covalency. Therefore, PCl5 is more covalent than PCl3. अब हम देखेंगे एक और क्वेश्चन, वाई PCl5 आयनिक इन सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में PCl5 आयनिक होता है, यानी कि PCl5 जो है वो आयनिक होता होगा जब हम दो PCl के मॉलिक्यूल्स को आपस में मिलाते होंगे। देखिए ये बात को हम समझेंगे इस रिएक्शन की हेल्प से। जैसे हमारे पास है PCl5 सॉलिड है अभी, तो यानी कि एक PCl5 ने दूसरे PCl5 के साथ बॉन्ड बनाया होगा, यानी कि हम मान के चलेंगे कि दो PCl5 ने आपस में बॉन्ड बनाया होगा। तो यहाँ पर जब दोनों ने बॉन्ड बनाया होगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्या बनाया उसने, डाइमर बनाया, है ना, डाइमर बनाया उसने। और जब ये दोनों मिलते हैं तो अभी क्या बन जाएगा, P2Cl10, है ना, P2Cl10 बन जाता है। और जब इसका स्ट्रक्चर हम ओपन करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, PCl4 पॉजिटिव और बनता है PCl6 नेगेटिव, ठीक है। तो यानी कि टोटल करेंगे तो P2Cl10 ही होगा ये। बट ये देखिए यहाँ पे आपको पॉजिटिव भी साइन दिख रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी दिख रहा है, यानी कि ये क्या हुआ, एक आयनिक है, ये एक आयनिक कंपाउंड है। सो इसीलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो PCl5 है जब वो अपनी सॉलिड स्टेट में है, नॉर्मली जो PCl5 है वो अपनी आयनिक फॉर्म में नहीं है ना, बट जो हमारे पास PCl5 सॉलिड स्टेट में है वो जो है जब सॉलिड हो रहा है, यानी कि दो डाइमर फॉर्मेशन कर रहा है, ये डाइमर फॉर्मेशन करने के बाद जब हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमारे पास PCl4 पॉजिटिव और PCl6 नेगेटिव, यानी कि एक कैटायनिक पार्ट और एक एनायनिक पार्ट हमें दिखाई देता है, जिससे हमें पता चला कि ये क्या है, आयनिक कंपाउंड है। In solid state, PCl5 exists as a dimer and its structure is PCl4 plus PCl6 नेगेटिव, ठीक है। तो ये डाइमर फॉर्म में होता है PCl5 सॉलिड स्टेट में, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, ये आयनिक हमें दिखाई देगा। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है
कैन PCl3 एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट? तो PCl3 जो है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह वर्क कर सकता है। देखते हैं इसे एक रिएक्शन की हेल्प से। अगर हमारे पास PCl3 है, ये रहा PCl3, अगर हम PCl3 को ऑक्सीडाइज कर दें, है ना, ऑक्सीडाइज करने का मतलब चार्ज इंक्रीज करना, तो PCl5 के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है ना, तो हम P प्लस लिख सकते हैं, P+5, तो इस फॉर्म में भी होता है ये, यानी कि ये ऑक्सीडाइज होकर के ही तो बना होगा। चार्ज जब बढ़ता है, मैंने बोला था आपको, वो ऑक्सीडाइज हुआ होगा, इसका मतलब जब ये ऑक्सीडाइज हुआ है, इसका मतलब इसका क्या मतलब हुआ, ये कौन सा एजेंट है? जब ऑक्सीडाइज हुआ है तो ये हुआ रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी वर्क कर रहा है ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे क्या किया है, इसने लूज किया है, तो यहाँ पर ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। अब यहाँ पर हम PCl3 का रिडक्शन करवाएंगे, तो PCl3 रिड्यूस होकर के, ये देखिए PCl3 जो है रिड्यूस होकर के P-3 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है ना, ये सब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अपने आप को रिड्यूस भी कर ले रहा है, और जो रिड्यूस कर लेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिड्यूस कर रहे हैं, तो कौन सा एजेंट हुआ, ये हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। हमने इसकी माइनस फॉर्म भी देखी है। सो ऑक्सीडाइज भी कर सकता है ये अपने आप को, और रिड्यूस भी कर सकता है, यानी कि रिड्यूसिंग एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों के दोनों होगा ये, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, दोनों के दोनों होगा ये, इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ, जो PCl3 है हम लिखेंगे यहाँ पर कि वो दोनों की तरह जो है ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर इसकी दोनों ही ऑक्सीडेशन स्टेट जो है स्टेबल है। इन PCl3 P has +3 oxidation state. Since phosphorus can reduce as well as increase its oxidation state from +3, therefore it can act as both oxidizing as well as reducing agent. तो +3 जो है ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट कर सकता है, और अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को ये बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं इसे यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट है ये। अब हम देखेंगे एक और इसी टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे बस क्या है, सेम है, PCl5 आ गया है यहाँ पे PCl3 की जगह। आप बताइए कि यहाँ पर क्या PCl5 ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों की तरह काम कर सकता है? देखिए पिछले में देखिए क्या था कि वहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, तो +3 से +5 हुआ जा सकता था, +3 से -3 0 हुआ जा सकता था, मगर +5 क्या इससे ज़्यादा बढ़ पाएगा? ठीक है, +5 से ज़्यादा तो कुछ होगी नहीं, वो इतनी ही हो सकती है, सबसे मैक्सिमम जो है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो सकती है, कम भले हो सकती है, कम हो सकती है ये, बट ज़्यादा नहीं हो सकती, यानी कि ये सिर्फ अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, मगर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर पाएगा। सो यही रीज़न यहाँ पे हम लिखेंगे, इन PCl5 PS हैज़ +5 oxidation state, therefore it can decrease its oxidation state from +5 but cannot increase, therefore it can act as an oxidizing agent but not reducing agent। तो reducing agent की तरह वर्क नहीं करेगा ये। आज हम इतना ही करेंगे, जो भी मैंने आज आपको पढ़ाया है इसे रिवाइज़ कीजिएगा, जब रिवाइज़ कर लेंगे तो इसे अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जब आप रिवाइज़ करते हैं तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होती जाती हैं, है ना। रिवीजन जो होता है हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं डेली बेसिस में तो आपका इतना सारा पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। हमेशा टाइम जो होता है रिवीजन के लिए हमेशा निकालना चाहिए, क्योंकि अगर आप रिवीजन का टाइम नहीं निकाल पा रहे तो यानी कि जो आपने अभी तक पढ़ा है वो सब वेस्ट है ना। तो हमेशा ट्राई कीजिए कि रिवीजन के लिए आप जो है टाइम निकाल सकें। ओके, सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। If you found my video helpful, then please like the video and comment if you have any doubts regarding the topic, and do subscribe the channel if you really wanted to learn like this. So keep watching my videos and stay tuned with my channel. Goodbye.